नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गुणवंत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज का जो वीडियो है मित्रों, राजस्थान जो हमारे एनसीईआरटी है इनका पार्ट नंबर 5 लेके आया हूं, जिसके अंदर आज बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदी तंत्र है। और राजस्थान की जो नदी तंत्र है उसके अंदर जो जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी बुक है, अब की बार मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो निभाने वाली है। देखो, जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन किसे कहते हैं? तो जल के समस्त जो स्रोत है उन्हीं को क्या कहते हैं? जल संसाधन कहते हैं। अब एक वर्ड आता है अपवा तंत्र या पर्व प्रणाली। तो धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो विशेष व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? अपवा तंत्र कहते हैं। क्या हो गया कि जिसे कि ये एक नदी बह रही है और इनकी नदी और इनकी जो सहायक नदी है, ये जो सहायक नदी है, तो इतने में इतने भाग को कौन सा इतना भाग जो है वो क्या कहलाएगा? इसका अपवा तंत्र कहलाएगा। फिर जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? तो जल विभाजक देखो, दो अपवा क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा कहते हैं। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा की यदि बात करें तो वो आपकी है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। फिर आगे अपन बढ़े तो राजस्थान की जो सहायक नदियां हैं सहायक नदी है वो क्या होती है? तो ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे कि ये आपके चंबल नदी हो गई, जैसे कि ये चंबल नदी होगी और चंबल के अंदर यहाँ पर ये कौन सी मिल रही है? बनास मिल रही है। तो चंबल तो आपकी मुख्य नदी है और इसके साथ में जो छोटी नदी मिलती है वो उनकी क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। देखो, ये जानकारी आप सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है कभी भी किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है। अब राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान को 3 अपवा तंत्रों में बांटा जाता है। पहला जो अपवा तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। मतलब अंत में नदी है अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। तो वो कौन सी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जल अपना ले जाने वाली? तो बनास, काली सिंध, पार्वती नदियां चंबल में मिल जाती है। तो मुख्य इसकी नदी कौन सी हुई? चंबल हो गई। और चंबल की सहायक कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती। वैसी नदियां खूब है, परंतु आपके हमारा जो राजस्थान है एनसीईआरटी बुक उसके अंदर इतना ही दे रखा है। यमुना में और चंबल किस में मिल जाती है? यमुना में। और यमुना मिल जाती है गंगा में, मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना? देखो, चंबल नदी है, इसके अंदर बनास, काली सिंध और पार्वती मिलती है। फिर ये जो चंबल है यमुना में मिल जाती है और यमुना आखिर में गंगा में मिल जाती है और अंत में है बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल डाल देती है। फिर आपका अरब सागर की अपवा तंत्र। अरब सागर का अपवा तंत्र के अंदर माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो आपके अरब सागर के अपवा तंत्र में आती हैं। आगे जो है आंतरिक अपवा तंत्र। तो आंतरिक अपवा तंत्र क्या होती है? ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में या झील में ही विलुप्त हो जाती है, आंतरिक अपवा तंत्र कहा जाता है। आंतरिक अपवा तंत्र कौन सा हुआ? जैसे कि अपने देखा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बहुत सारी नदियां तो हैं, या तो अरब सागर में जाती है या फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। परंतु कई ऐसी नदियां हैं जो न तो बंगाल की खाड़ी में जाती है और न अरब सागर में जाती है। वो केवल और केवल या तो टीलों में विलुप्त हो जाती है या फिर कोई झीलें हैं उसके अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। तो ऐसी जो नदी है जो या तो झील में या फिर है स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है वो क्या कहलाती है? आंतरिक अपवा तंत्र कहलाती है। आगे बात करें राजस्थान की, तो अब देखो आंतरिक अपवा तंत्र की नदी कौन सी है? तो गगर, बाणगंगा, कांतली, चाबी, रूपाले, रेल और मेंढा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ से आपको याद करना है आंतरिक अपवा तंत्र की नदी निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन कोई भी दिया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सी है। गगर है, बाणगंगा, कांतली, चाबी, रूपारेल और मेंढा। अब आगे बढ़े
और बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। चंबल नदी है, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। मित्रों सभी को आपको बता दूं कि यदि ये आपको जैसे मैं अभी आपको जिस नोट्स पे पढ़ा रहा हूं वो नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हैंड रिटन है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रवाह देखो, इनका प्रवाह है कहाँ होता है। चंबल नदी है कहां से प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर के बाद में है ये यूपी के अंदर प्रवेश कर लेती है। चंबल की सहायक नदी है बनास, बेड़स, कोठारी, कालीसिंध और पार्वती। अब एक फैक्ट है कि कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे पर है। आगे बात आती है आपकी बनास, जो कि चंबल की सहायक नदी है। बनास का उद्गम है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मित्रों वो है राजसमंद, फिर आपके चित्तौड़गढ़ और उसके बाद भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर से ये बहती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। अब देखो ऐसा आ जाए कोटा शहर है किस पर बसा हुआ है? तो कोटा तो आपके है चंबल पर। जबकि ऐसा आ जाए कि टोंक और सवाई माधोपुर जो नगर है, टोंक और सवाई माधोपुर वो किस पर है? तो बनास नदी पर बसे हुए हैं। इनकी सहायक नदी कौन सी है बनास की? मेनाल, कोठारी, बेड़स और खारी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी है, इनका उद्गम है मित्रों अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट। सरस्वती और सागरमती धाराओं के मिलने से इनका लूनी नाम पड़ता है। अब की कौन सी दो धारा मिलती है? तो आपकी एक तो है सरस्वती और एक है सागरमती, और ये कहाँ मिलती है? अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट मिलती है। अब लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और फिर अंत में जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बालोतरा जो है जो बाड़मेर में है, इसका वहां तक इनका जल मीठा रहता है, परंतु बाद में क्या हो जाता है? इनका खारा हो जाता है। सहायक नदी तो जोजड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीटड़ी, खारी, सूपड़ी, सागी, गुया, ये इनकी सहायक नदी हैं। याद रखना जोजड़ी कई बार क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से लूनी की सहायक नदियां नहीं है। तो बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुया। ठीक है ना। अब यहाँ ये बता दो साथ में आपको कि ये बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। कारण क्या है? तो बालोतरा के अंदर कपड़ा मिल है, एक तो उनका जो कास्टिक होता है वो खारा है, और इसके बाद में देखो इसके पास में एक पचपदरा है। पचपदरा के अंदर है खारी नमकीन झीलें हैं, मतलब वहां पर नमक उत्पादन किया जाता है, इस कारण भी इसका जल है खारा हो जाता है। मेन वजह है बालोतरा में जो नदी है, नदी मैदान है, वहां पर है बालोतरा की जो कपड़ा मिले हैं उनका कास्टिक है वो छोड़ा जाता है, इसके कारण वो खारा हो जाता है, बाकी कोई वजह नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन माही नदी की। माही नदी का उद्गम है मित्रों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है, और इनका प्रवाह है राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और फिर एक खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक इनकी नदियां सोम और माई है। फिर बाणगंगा नदी आती है, तो इनका उद्गम है जयपुर जिले में अरावली की बैराट की पहाड़ियों से इनका बाणगंगा का उद्गम होता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसे। इसका पानी भरतपुर में घना बक्सी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। किसका? बाणगंगा का। अब घग्गर नदी, तो घग्गर का उद्गम है मित्रों हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। मतलब घग्गर है एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है जो कि गंगानगर में ही ये विलुप्त हो जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष सहायक नदी है, इसे माना जाता है। अब राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, तो नदी घाटी परियोजनाएं वो कौन सी हैं? चंबल परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है, एक तो आपकी राजस्थान और दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश है। इस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। पहला था आपकी गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर एमपी के अंदर बना हुआ है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा आपके कोटा बिराज और चौथा है जवाहर सागर बांध। ये दोनों ही कोटा बिराज और जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद में बात करें तो आपके है माई बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा में माई नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल कौन से, राजस्थान और एमपी है, जबकि माई बजाज सागर कौन सा है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बिसलपुरी परियोजना तो टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में स्थित है। जयपुर, अजमेर, टोंक वे आसपास के क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति किनसे होती है, बिसलपुर परियोजना से होती है। और बिसलपुर परियोजना कहां पर है, टोंक में है। आगे बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भागीदारी मतलब किन की संयुक्त परियोजना है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इससे नर्मदा नहर निकालकर राजस्थान के जालोर व बाड़मेर, है ना, जालोर व बाड़मेर जिलों को सिंचाई की व पेयजल की आपूर्ति है करवाई जाती है। किनसे, सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाल कर वो करते हैं। अब अन्य परियोजना देखें तो जवाई परियोजना है वो पाली में है। डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्ब परियोजना है। कहां पर है, डूंगरपुर में सोम नदी पर। उदयपुर में जाखम नदी पर मानसी वाकल परियोजना है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। उसके बाद में देखो नदी घाटी जो परियोजना है उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। तो मित्रों देखो वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण मैं जिले ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जिले जो है, क्योंकि जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने नहीं देखी है ऐसी जिले भी आपके सामने डिस्कशन करूंगा। ये जो मैंने पूरा आरेख बना रखा है बहुत ही मोस्ट है, तो वो वीडियो है अगला होगा, तो उसमें आप वेट कीजिएगा, देखिएगा। मित्रों इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टोटल एनसीईआरटी जो है आपके वो है डिस्कशन करने वाला हूं और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट है, फालतू की चीजें नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।